अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 6 स्टेट ऑफ मैटर पार्ट 3 सॉलिड्स हमारा कंटिन्यू है, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड पे अगर हम बात करें, हमारे पास जितने भी सॉलिड्स हैं हम उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और सेकेंड है अमरफस सॉलिड। नाउ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पे अगर हम बात करें, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या हैं? सॉलिड इन विच पार्टिकल्स एटम मॉलिक्यूलर आइन आर अरेंज इन वेल डिफाइंड 3 डायमेंशनल ऑर्डर। ऐसे सॉलिड्स जिनमें जो पार्टिकल्स हैं, एटम है, मॉलिक्यूल या फिर आइन, वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज हो, एक प्रॉपर वेल डिफाइंड पैटर्न में अरेंज हो इन 3 डायमेंशनल ऑर्डर। उन सॉलिड्स को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब यहाँ पर दोनों पिक्चर्स सॉलिड की हैं। फर्स्ट पिक्चर में जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी अरेंजमेंट कैसी है? वेल डिफाइंड है, रेगुलर पैटर्न में है। तो ये सॉलिड कौन सा होगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड। जबकि सेकंड पिक्चर में सॉलिड स्टेट ये भी है, बट यहाँ पे हमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किसी खास पैटर्न में नहीं दिख रहे हैं, इनकी अरेंजमेंट इरेगुलर है, तो ये सॉलिड क्रिस्टलाइन नहीं होगा, बल्कि इसे हम क्या कहेंगे? अमरफस सॉलिड, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर अगर हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो ये बहुत से स्मॉल यूनिट से मिलके बना होगा। ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के, इसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बहुत से स्मॉल क्रिस्टल्स से मिलके बनता है और इन क्रिस्टल्स की ख़ास ज्योमेट्री होती है। 7 तरह की ज्योमेट्री हो सकती है। जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे उनके क्रिस्टल को अगर हम देखें तो वो इन 7 ज्योमेट्री में से कोई एक क्रिस्टल होगा। इनके अलग नाम है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद है क्रिस्टल लैटिस। अभी जो हमने बात की कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स, ये जो भी पार्टिकल है वो रेगुलर पैटर्न में अरेंज होता है, इसी रेगुलर पैटर्न के अरेंजमेंट को हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। इसके अलावा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इनको हम ट्रू सॉलिड्स भी कहते हैं, और मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स आर क्रिस्टलाइन। जितने भी सॉलिड्स हैं उनमें से ज़्यादातर सॉलिड्स क्या हैं? वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो डायमंड, ग्रेफाइट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, MgSO4 और भी कई इसकी एग्जाम्पल्स हैं। सेकेंड टाइप है अमरफस सॉलिड्स। सॉलिड्स विच डू नॉट हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। ऐसा सॉलिड जिनमें जो पार्टिकल्स हैं, एटम, मॉलिक्यूलर आइंस, उनकी कोई रेगुलर अरेंजमेंट ना हो, रैंडमली वो पार्टिकल्स अरेंज हो। अमरफस सॉलिड के एग्जाम्पल में आता है रबर, प्लास्टिक, इसके अलावा ग्लास। यहाँ पर हमने टाइप्स पर बात कर लिया, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमरफस सॉलिड पे। अब आगे हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। नाउ अब हम बात करें प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जिनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम आज की वीडियो में कवर करेंगे और जो प्रॉपर्टीज़ रह जाएंगी फिर उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ क्रिस्टल। हमने बात की थी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो स्मॉल यूनिट से मिलकर बनते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल्स। और ये जो क्रिस्टल्स हैं, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स, एटम्स या आयन की अरेंजमेंट है वो कैसी है? रेगुलर पैटर्न में है, वेल डिफाइंड है। इसी वजह से जो क्रिस्टल्स हैं ना, इनकी भी ख़ास ज्योमेट्री होती है। अमरफस सॉलिड की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट का, वहाँ पे कोई क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं है, इसी वजह से वहाँ पर कोई ख़ास ज्योमेट्री भी नहीं होती है। बुक में एग्जाम्पल गिवन है डायमंड। डायमंड के क्रिस्टल की ज्योमेट्री है क्यूबिक। और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की क्रिस्टल्स की ज्योमेट्री है हेक्सागोनल। तो इस तरह से डिफरेंट सॉलिड्स की क्रिस्टल की डिफरेंट ज्योमेट्री होगी। नेक्स्ट है शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। शार्प का मतलब क्या है कि एक टेम्परेचर पर आके जो पूरा सॉलिड है वो मेल्ट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 200 पे ये सॉलिड मेल्ट हो रहा है। जबकि अमरफस सॉलिड की अगर हम बात करें तो अमरफस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है। जो अमरफस सॉलिड हैं उनका रेंज होता है मेल्टिंग पॉइंट का, कि ये अमरफस सॉलिड मेल्ट हो रहा है 100 से 200 सेंटीग्रेड के दरमियान। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प है, जबकि जो अमरफस सॉलिड्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है? रेंज में, वाइड रेंज। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प क्यों होता है? हमने बात की कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रेगुलर पैटर्न में अरेंज हैं, इसकी वजह से इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी सेम है और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी सेम है। तो एक ही टेम्परेचर पे आके ये सारी फोर्स एक साथ ब्रेक हो जाएंगी।
जिसकी वजह से पूरा सॉलिड एक साथ मेल्ट हो जाएगा। जबकि अमरफस सॉलिड में मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है, रेगुलर पैटर्न में नहीं है, कहीं पे डिस्टेंस ज़्यादा है, कहीं पे कम है, इसी वजह से फोर्स भी इक्वल नहीं है मॉलिक्यूल्स के दरमियान। तो डिफरेंट टेम्परेचर पे आके डिफरेंट फोर्सेस ब्रेक होंगी, जिसकी वजह से ये पूरा सॉलिड एक टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होगा, बल्कि डिफरेंट टेम्परेचर पे मेल्ट होगा, जिसकी वजह से हमें वाइड रेंज मिल जाएगी टेम्परेचर की, मेल्टिंग पॉइंट की। नेक्स्ट है क्लीवेज प्लेन। क्लीवेज मतलब होता है किसी चीज़ को ब्रेक करना इन स्मॉल पीसेस। ठीक है, किसी चीज़ को ब्रेक करना इन स्मॉल पीसेस, इसे हम क्या कहते हैं, क्लीवेज। और क्लीवेज प्लेन क्या है, वो जगह जहाँ से कोई मटेरियल ब्रेक हो रहा हो उसे हम क्या कहेंगे, क्लीवेज प्लेन। जैसे कि यहाँ पे ये मटेरियल यहाँ से ब्रेक हुआ है तो ये क्या हो गया, इसका क्लीवेज प्लेन हो गया। अब क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट कैसी है, रेगुलर पैटर्न में है, तो यहाँ पर जो हमें क्लीवेज प्लेन मिलता है ये फिक्स मिलता है और रेगुलर मिलता है। ठीक है, देख सकते हो। जबकि अमरफस सॉलिड में क्योंकि मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट इरेगुलर है, जिसकी वजह से अगर हम अमरफस सॉलिड को ब्रेक करेंगे तो वहाँ पर जो क्लीवेज प्लेन मिलेगा हमें वो इरेगुलर मिलेगा, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इरेगुलर होने की वजह से। नेक्स्ट है क्रिस्टल ग्रोथ। अगर हम एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में लें, उसका सॉल्यूशन लें और उसको कूल करें, तो यहाँ पर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो क्रिस्टल्स बना लेगा, क्योंकि लिक्विड अब किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में। इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल ग्रोथ। अच्छा, अब यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंट होने की वजह से डिफरेंट क्रिस्टल्स बनते हैं। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड का सॉल्यूशन लें या मॉल्टन फॉर्म में लें क्रिस्टलाइन सॉलिड को और उसको हम स्लो कूल करें तो लार्ज क्रिस्टल्स बनते हैं। और अगर इसे हम रूम टेम्परेचर पर कूल कर रहे हैं तो यहाँ पे मॉडरेट साइज़ के क्रिस्टल्स बनेंगे। और अगर हमने उसे कूल किया है रैपिडली तो स्मॉल साइज़ के क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एनआइसोट्रॉपी। इसमें से कुछ रीजंस भी आते हैं। एनआइसोट्रॉपी का मतलब क्या होता है कि अगर हम डायरेक्शन चेंज करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं एनआइसोट्रॉपी, कि अगर हमने डायरेक्शन चेंज की तो जो प्रॉपर्टी थी वो चेंज हो गई। इसको हम समझते हैं पहले इसका मतलब क्या है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक स्टिक है और इसे हम ब्रेक करना चाह रहे हैं, इस तरह ये डायरेक्शन है, तो ये ईज़िली 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगी। अब यही स्टिक हमारे पास है और अब इसे हमने ब्रेक करना है इस डायरेक्शन में, तो क्या ये ईज़िली ब्रेक हो जाएगी? नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने जब डायरेक्शन चेंज की तो प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, एनआइसोट्रॉपी। अब इस टॉपिक से कुछ रीज़न्स आते हैं। फर्स्ट रीज़न ये है कि ग्रेफाइट और डायमंड दोनों फॉर्म्स हैं कार्बन की, लेकिन डायमंड इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं करवाता, जबकि ग्रेफाइट से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, अगर हम डायमंड का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर जो कार्बन एटम्स है ना, इन्होंने हर एटम ने 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं और ये एटम्स क्यूबिक ज्योमेट्री में अरेंज हैं। कि अगर हम बात करें ग्रेफाइट की तो यहाँ पर जो कार्बन एटम्स हैं इन्होंने 3 बॉन्ड्स फॉर्म किए हैं, जबकि 1 इलेक्ट्रॉन हर कार्बन के पास है। यहाँ पर जो ज्योमेट्री बनती है वो कौन सी होती है, हेक्सागोनल होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हर कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो जब हम बैटरी अटैच करते हैं तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। क्योंकि डायमंड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमंड में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता। ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, इसी वजह से ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। फर्स्ट रीज़न हो गया। सेकेंड रीज़न ये है कि ग्रेफाइट फ्लो करवाता है इलेक्ट्रिक करंट को सिर्फ पैरेलल टू लेयर्स, परपेंडिकुलर नहीं करवाता। ऐसा क्यों होता है? देखो, यहाँ पे ग्रेफाइट के केस में जो अरेंजमेंट है ना एटम्स की, ये कैसी है, लेयर्स की फॉर्म में। ये एक लेयर हो गई, ये सेकंड लेयर हो गई और ये थर्ड लेयर हो गई, इस तरह से। और इनके दरमियान क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब हम यहाँ से अटैच करते हैं बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल हो गया ये
ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया बैटरी का। हमने यहाँ पे बैटरी अटैच कर दी। अब क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू होगा। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ से निकल के फ़्लो करेंगे और इलेक्ट्रिक करंट इस तरह से फ़्लो होगा। देखिए इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ़्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे पैरेलल लेयर्स के पैरेलल तो इलेक्ट्रिक करंट फ़्लो हो रहा है, बट अगर यहीं पर हम बैटरी अटैच कर दें परपेंडिकुलर, ये लेयर्स हैं और अब हमने बैटरी अटैच कर दी है ऐसे, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव की तरफ आना है, बट यहाँ पर क्या है, एटम्स हैं। इलेक्ट्रॉन इनको क्रॉस करके नहीं आ सकता पॉजिटिव के पास, जिसकी वजह से अब इस केस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि अब करंट की डायरेक्शन क्या हो गई है, परपेंडिकुलर हो गई है। लेयर्स ऐसी हैं, करंट की डायरेक्शन ये है। तो क्योंकि हाइड्रेंस हैं, यहाँ पे एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन इनको क्रॉस नहीं कर सकते, जिसकी वजह से यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होता। यहाँ पर हमारी वो प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो गई जो हमने आज करनी थी। अब जो प्रॉपर्टीज़ रहती हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।